गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बेटा कर रहे थे चैप्टर 5 और जिसके हमने लॉन्ग क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें 2 ही इम्पोर्टेंट थे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, नहीं तो 3 नंबर में तो ये जरूर पूछे जा सकते हैं, अगर 5 नंबर में नहीं पूछे जाए तो हमारा क्वेश्चन है 5, रीढ़ की अस्थियों की विकृतियों पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी हमारी रीढ़ की हड्डी में क्या क्या विकृति आ सकती हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। पहला है कुबड़, पीछे को, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, विकृति आ जाती है, उसमें कैसे पहली होती है, पीछे को। इस प्रकार की कुबड़ की रीढ़ की अस्थियां पीछे की ओर आ जाती हैं। इस दिशा में छाती सीधी नहीं होती, गर्दन आगे की तरफ झुकी रहती है। ऐसी अवस्था में श्वसन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती, जो हमारी सांस लेने की क्रिया है वो ठीक से नहीं रह पाती। इस प्रकार की कुबड़ की छाती का दबा होना आम होता है। यानी इस प्रकार की जो है कुबड़ की छाती का दबा होना आम होता है, यानी छाती फूली नहीं होती, वो दबी हुई होती है। इसमें है नंबर 3 है नंबर 2, कुबड़ आगे को, आगे की और कुबड़ की रीढ़ की अस्थियां ऊपर नहीं अपितु नीचे की ओर मुड़ी होती हैं। यानी जो पीछे की थी वो ऊपर से मुड़ी होती है और ये नीचे से मुड़ी होती है। इस प्रकार की विकृतियों के चलते हुए खड़े होना काफी जटिल होता है। शरीर अकड़ा हुआ रहता है, व्यक्ति को शर्म और हीनता महसूस होती है और आगे की ओर कुबड़ का प्राथमिक अवस्था में ठीक किया जा सकता है। अगर ये प्रारंभ में ही निकलता है तो इसको हम ठीक भी कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट है रीढ़ की अस्थियों का एक और झुकना। रीढ़ की अस्थियों का शरीर में दाएं और बाएं ओर मुड़ना क्या कहलाता है, स्कोलियोसिस कहलाता है। स्कोलियोसिस का अर्थ है मुड़ना, ऐंठना या घूमना। वास्तव में इसमें बराबर की तरह एक कर्व होता है, वक्र होता है, तथा इसे स्कोलियोटिस वक्र कहते हैं। यह रीढ़ की अस्थियों में एक वक्र या गोलाई बाईं ओर होती है, जो सामान्यतः सी प्रकार की होती है। यानी व्यक्ति इस तरह से हो जाता है तो टेढ़ा, उसको सी वक्र कहा जाता है। इस प्रकार ये वक्र दोनों और भी हो सकता है, जिसे एस वक्र कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति एस जैसी होती है। फिर होता है एस जैसे, जो दो तरफ से मुड़ा होता है, तो उसे एस वक्र कहते हैं। ये तो था हमारा बेटा 5th क्वेश्चन, जो रीढ़ की अस्थि और विकृतियों का वर्णन करो। अब इसके साथ साथ हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, कुबड़ के कारण सावधानियां तथा उपायों का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगले 2 क्वेश्चन करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। कुबड़ जो पीछे को है, इस प्रकार कुबड़ में रीढ़ की अस्थियां पीछे की ओर होती हैं। जो अभी हमने जैसे रीढ़ की हड्डियों के बारे में, विकृतियों के बारे में थे, उसमें कुबड़ था, तो इसलिए मैंने साथ साथ ये आपको क्वेश्चन करवाना चाहा, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो वही है जो हमने पीछे पढ़ा था। इस दिशा में छाती सीधी नहीं होती, सिर और गर्दन झुके हुए होते हैं। ऐसी अवस्था में सांस लेने में
परेशानी होती है और हमेशा छाती दबी रहती है। पीछे की ओर कुबड़ के कारण कुपोषण बीमारी, भीड़, स्वच्छ वायु की कमी के कारण यह अपर्याप्त व्यायाम और सिगरेट्स, धुओं के अधिकतर भार ले जाना, अनुचित फर्नीचर, मांसपेशियों का कमजोर होना, लड़कियों में लचीलेपन व आगे की तरफ काम करने की आदत होना आदि की ओर कुबड़ का मुख्य कारण है। जो आगे की ओर कुबड़ होता है, जो ये कारण बताए हैं, इन कारणों से होता है। क्या होता है? कुपोषण, भीड़, स्वच्छ वायु, अपर्याप्त व्यायाम और लड़कियों का आगे की तरफ झुककर कार्य करना। अब है बेटा सावधानियां। यदि विशिष्ट सावधानियों का पालन न किया जाए तो परिणाम स्वरूप कुबड़ हो जाता है। इसलिए अध्यापक व माता पिताओं को इस बिंदु पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक प्रकार से ही उन्हें बच्चों को बैठाने, खड़े होने, चलाने आदि सिखाना चाहिए एक उचित आसन में। तो ये बताया गया है कि ये अध्यापकों को, माता पिता को इन विधियों पर ध्यान देना चाहिए कि वो ठीक से बैठते हैं, खड़े होते हैं या ठीक से चलते हैं, ताकि उनके आसन संतुलित रह सके। यानी जो अभी हमने पढ़ा था कि एक अच्छा आसन में खड़ा होना कैसे, चलना कैसे, बैठना कैसे, हमें अपना नियमों का पालन करना चाहिए। बच्चों को उचित व्यायाम भी करना चाहिए, ताकि उचित व्यायाम न करने से उपयुक्त आसन को बनाए रखने में सहायक होता है, ताकि पीछे की ओर कुबड़ की समस्या को निरंतर किया जा सके, यानी उससे बचा जा सके। अब है बेटा इसके उपाय। पीछे की ओर कुबड़ के उपाय के लिए निम्नलिखित व्यायाम करने चाहिए। नंबर 1, कुर्सी पर इस प्रकार बैठे ताकि पीठ का सबसे पिछला हिस्सा कुर्सी के पीठ को पूर्ण रूप से स्पर्श कर सके। यानी हम कुर्सी पर ऐसे बैठे कि हमारा जो पिछला पीठ है वो चेयर पर पूरा स्पर्श कर सके। अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे इस तरह से पकड़े ताकि उसको कंधे पीछे की ओर खींचे हुए रह सके। कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति में रहें, यानी अपने हाथों को बेटा पीछे ले जाकर ऐसे होकर कंधे ये रहे, ताकि शरीर सीधा हो जाए, और कुछ अवस्था में ऐसे होना चाहिए। नंबर 3 है सोने के दौरान अपनी पीठ के नीचे हमेशा तकिया अवश्य रखना चाहिए। यानी अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो अपने पीठ के नीचे सोते वक्त तकिया जरूर लगाए। नंबर 3 पॉइंट है खड़ी हुई स्थिति में अपना सिर पीछे की ओर मोड़कर कुछ समय इसी स्थिति में रखना चाहिए। यानी सिर पीछे की ओर मोड़ देना चाहिए, सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। नंबर 5 है धनुरासन, जो योग में है। पद्मासन हो गया, सुखासन हो गया, हलासन हो गया, इसी तरह योग में धनुरासन है, तो उसको नियमित रूप से करना चाहिए। नंबर 5 है छाती के बल लेट जाएं, यानी आगे की तरफ लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को कंधों के पास रखें, यानी दोनों हाथों को अपने कंधे के पास लें। अब अपनी छाती और भुजाओं को धीरे धीरे सीधे करते हुए ऊपर उठाएं, यानी ले आए। ये बेटा ये भी एक आसन है। अभी तो वीडियो में मैं करके नहीं दिखा सकता या किसी बच्चे से नहीं करवा सकता। अगर स्कूल खुलते हैं
तो इसको आपको करके प्रैक्टिकली जरूर दिखा जाएगा। सिर पूर्णतः पीछे की ओर जाएगा, यानी हाथ यूं करके लगभग ऐसे जाएगा। थोड़ा सा मैंने हिंट आपको दे दिया। कुछ समय तक इस स्थिति को बनाए रखें, तो कुछ समय तक इस स्थिति को बनाए रखें। नंबर 6 है, कंधों के स्तर पर दोनों हाथों बराबर से फैलाएं। कंधे के स्तर पर दोनों हाथों को बराबर से फैलाना चाहिए। फिर कोहनियों और भुजाओं को मोड़ें। फिर अपनी कोहनियों और भुजाओं को मोड़ दें। बेटा इसमें जैसे जैसे हैं वैसे वैसे आप करके देख भी सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो फिर बताएं। फिर कोहनियों को पीछे की ओर झटका लगाएं और वापस प्रारंभिक अवस्था में आए। तो ये बेटा प्रैक्टिकल के रूप में है, दिखा सकते हैं। तो इस क्रिया को कम से कम 8 से 10 बार दोहराएं। तो ये जो जो चीज़ समझाने की जो बता दी, अगर कुछ बच्चे इसमें से प्रैक्टिकल करके देखना चाहें देख सकते हैं। जिस तरह से इसमें बताया गया है इस तरह से अपने आप को करते रहें। अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप स्कूल में भी आकर मेरे से मिलकर ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो बेटा अपना कंप्लीट करिए करो और अपनी तैयारी पूरी रखो, ताकि कभी भी स्कूल आए आपके एग्ज़ाम हो हाफ ईयरली, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें।